क्यों आप कहाँ जा रहे हैं? That what is chemical bond? Chemical bond. When reactants and products chemically combine, they form chemical bond. Reactants and chemically combined. बोलो कार्तिक. Okay. Bonds formed between atoms. Bond formed between atoms either by sharing of electron or by transfer of electron. ऐसा हमने लिखवाया है कि नहीं? बहुत पहले लिखवाया है क्या? रिपीट करो दिव्या. बॉन्ड्स अगर दो एटम के बीच में बन जाए या तो शेयरिंग से बन जाए. क्या केमिकल रिएक्शन? केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड कौन कौन दो तरीके के होते हैं बताओ? केमिकल होता है कि नहीं? कोवेलेंट आयनिक. तो कोवेलेंट में शेयरिंग से हो जाता है. जैसे H और H. सो H और H के बीच में जो बॉन्ड बन जाए तो H एटम के बीच में क्या एक प्रोटॉन होता है और चारों तरफ क्या रहता है? एक इलेक्ट्रॉन. तो अब इनके बीच में इनको डुप्लेट पूरा करना है. तो डुप्लेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे? ये शेयरिंग कर लेंगे. एक दूसरे के साथ अपनी जो वैलेंस वाली ऑर्बिट है वो मर्ज कर लेंगे. और अब इसकी ऑर्बिट में भी दो हो गए और उसकी ऑर्बिट में भी दो हो गए. पहले ये लोग HH थे क्या और अभी क्या बन गया? H2. तो ये क्या हो गया है कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये कैसे बॉन्ड बना बताओ? तो क्या ये केमिकल बॉन्ड हुआ? यस सर. फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. और दूसरा केस क्या है कि मान लीजिए Na है तो Na में क्या 281 होता है. इसकी आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से. और Cl तो 287 होता है. इसकी आउटर ऑर्बिट में क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन होगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए तो क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो Na अब क्या बन जाएगा? Na प्लस एक आयन बन जाएगा और ये Na प्लस बन गया. और Cl को यदि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या बन जाएगा? और क्या अब इनके बीच में एक तरीके का अट्रैक्शन होगा? यस सर. तो इससे क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये कैसा बॉन्ड बना बताओ? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है सिंपली NaCl भी लिखा जा सकता है और NaCl भी लिखा जा सकता है जो कि खाने वाला नमक है. दैट इज कॉमन सॉल्ट. ठीक है. सो इट इज व्हाट? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है जबकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है. तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ और ये कौन सा बॉन्ड हुआ? सर ये आयनिक सर ये लेफ्ट वाला कोवेलेंट है, राइट वाला हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड. और ये आयनिक है यानी आपस में कोवेलेंसी, एक दूसरे के साथ सहभागिता वाला हिसाब है. और आयंस है क्या? जहां आयंस होंगे वहां आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, दूसरी जगह आयनिक बॉन्ड होगा. क्या बोलो? हाँ सर कोवेलेंट आप बता दीजिए. कोवेलेंट का मतलब होता है कि कोई भी जैसे है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 6 होंगे. अच्छा, हाइड्रोजन के आउटर में क्या होगा? 1. तो हाइड्रोजन के आउटर में 1 होगा. तो अब क्या ऑक्सीजन में 6 है? क्यों 6 है बताओ? 2 और 6 8 होता है कि नहीं? इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं. और इसमें 1 है. ये हाइड्रोजन पूछेगा क्या मैं आपका एक इलेक्ट्रॉन ले लूं? मुझे आपका अपना डुप्लेट पूरा करना है. बोलेगा हाँ ले लो. और ये भी बोलेगा कि ले लूं तो हाँ ले लीजिए. तो अब इसने इसका एक लिया तो क्या ये भी ऑक्सीजन कहेगा अब मैं भी आपका एक लूंगा? बोलो. तो अगर मान लीजिए ऑक्सीजन ने इसका एक ले लिया तो क्या इसके आउटर में अब 8 हो गए? लेकिन इसने 2 दे भी तो दिए नहीं. जैसे मान लीजिए एक टिफिन मैंने रखा, एक टिफिन आपने रखा, क्या दोनों टिफिन दोनों के हो गए? ये शेयरिंग है. यानी इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन उधर रखा और हाइड्रोजन रखा, बोला ये दोनों के हैं. तो ये दोनों को तुम भी नजर रखो हम भी नजर रखें, 2 लड्डू बीच में रखे, ना तुम खाना ना हम खाएंगे, तो वो बीच में रहेंगे. बोलो बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसका भी माना जाए और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसका भी माना जाए. समझ में आ गई बात? आपस में जोड़ के एक तो बोलो
रहेंगे बीच में, जैसे ऑर्बिट ही मर्ज हो जाए, वो इतना पास आ जाए कि उसकी ऑर्बिट में वो आ जाए। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड बनता है ये किससे बन रहा है, क्या शेयरिंग से, बीच में दोनों का है, जैसे कम्युनिटी लंच नहीं होता है, तो हम भी कुछ लाएं तुम भी कुछ लाओ, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से तो क्या ये H2O बन जाएगा। और इस बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं, ऐसे, समझ में आ गई बात। तो ये किस तरीके के बॉन्ड है, कोवेलेंट। और ये आयोनिक। तो दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड और दिस इज आयनिक बॉन्ड। अच्छा, तो ये दोनों ही तरीके के जो बॉन्ड हैं ये वास्तव में कौन से बॉन्ड हैं? केमिकल। तो केमिकल बॉन्ड की जरा एक बार डेफिनेशन बताओ दिव्या। अच्छा कार्तिक बताइए। हाँ बोलो। हाँ बोलो। Chemical bond are formed either by sharing or transfer of electron. It is so correct. That is bond formed between atoms either by sharing of electron or by transfer of electron is called chemical bond. एक बार repeat करो। Bonds formed between atoms either by transferring or sharing of electrons is called chemical bond. Yes. So bond between atoms either by sharing or ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हुआ, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो कि मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे? 6। चलो, ये ठीक कर रहे हैं कि 6 होते हैं, तो आउटर में 4, क्योंकि ट्यूशन में इस तरीके से आएंगे। तो अब कार्बन के आउटर में मैं कितने बना दूं? 4। अच्छा 4 हाइड्रोजन इसके पास आ जाए, ये देखो तो अब तो कुछ नहीं करते। देख लो मीथेन की बात कर रहा हूं, जो सीएनजी नहीं भरते हैं ऑटो में, तो इस हाइड्रोजन ने क्या किया बताओ, इसका एक ले लिया। तो अगर ये इसका एक लेगा तो क्या वो भी उसका एक लेगा? वास्तव में लेना देना नहीं होता है, वो चीज बीच में ही रहती है। उसने मान लिया कि दोनों मेरे हैं, बोला हमारा तो है ये, तुम्हारा भी मेरा है, तो कहता हम भी तुम्हारा मान लेंगे अपना है। तो इसके डुप्लेट है क्या? इस सर्कल में एक एटम डुप्लेट है, तो इसके ये भी अब सर्कल कहेगा ये जो तुम्हारे हैं ये सब भी मैं अब अपना मान रहा हूं। तो क्या इस सर्कल में ऑक्टेट बन गया? तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या ये सिंगल बॉन्ड माना जाएगा, एक एक बॉन्ड माना जाएगा। तो अब मीथेन अगर मुझे दिखाना है तो क्या मैं ऐसे दिखा दूं? बोलो। तो ये भी दिखा सकते हो, या ये CH4 लिख दोगे जिसको कि मीथेन कहते हैं। बोलो। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तीसरा स्ट्रक्चर, ये सारे बनाते रहिए। अच्छा क्लोरीन का देखो, क्लोरीन के आउटर में कितने होते हैं? 7। ये 7 है। जब मेटल और नॉन मेटल होगा तो मेटल की टेंडेंसी हमेशा देने की होगी और नॉन मेटल की टेंडेंसी लेने की। तो ये ले लेगा, दे देगा। लेकिन जब 2 नॉन मेटल भिड़ जाएंगे, नॉन मेटल कभी देते नहीं है, तो क्या कोई देगा क्या? अब वो कहेगा मेरे पास 7 है, मैं कहाँ दूं, मैं तो खुद ही एक के चक्कर में हूँ। ये भी कहेगा मेरे पास 7 है, मैं कहाँ दे पाऊंगा, मैं तो लेने के चक्कर में हूँ। तो दोनों कहेंगे जब दोनों लेने वाले, इससे अच्छा साझेदारी कर लो, दोनों ही चालाक हैं, कहेंगे ठीक है एक एक बीच में रख दो। तो अब इसने एक बीच में रख दिया, तो ये क्या 8 हो गए इसके, और इसने भी एक बीच में रख दिया, तो क्या 8 हो गए। तो ये क्या बनेगा बताओ? इस तरीके का जब सिंगल सिंगल है तो Cl2 कहलाएगा, हो गया ना। या फिर इसे क्या कह सकते हैं कि क्लोरीन गैस ग्रीन कलर की होती है। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ऑक्सीजन का देखो कि NH3 अमोनिया, N है, N में कितने होते हैं आउटर में बताओ अनुराग? क्या? N में नाइट्रोजन के आउटर में क्योंकि टोटल 7 होते हैं, तो आउटर में कितने हो जाएंगे? 5। 1 2 और 3 4 5। अब इसके पास 3 हाइड्रोजन आ गए। अच्छा 5 है तो इसे कितने की जरूरत है? 3 की जरूरत है, तो 3 टिफिन आगे रखेगा, 3 इलेक्ट्रॉन जितने की, क्योंकि 3 रख देगा तो 3 मिल जाएंगे। 3 की ऑक्टेट के लिए कितने की जरूरत है? 3 की है नहीं,
सही है। तो हाइड्रोजन ने क्या इसका एक ले लिया? सर 5 है तो 2 और 3 होगा ना। देखो 5 है, टोटल नाइट्रोजन कितना होता है? 7। तो सर ये तो दे देगा। तो 5 2 5 नहीं हुआ? अच्छा सर अब देखो तो अब 5 में कितने की कमी है? 3 3 की कमी है, तो 3 अगर वो आगे रख दे तो क्या 3 मिल जाए? तो इसने 3 अपने इलेक्ट्रॉन पेश कर दिए। किसके लिए पेश कर दिए? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन। सो इट हैज स्कैटर्ड 3 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट हैज गॉट इन रिटर्न 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। तो अब यहाँ पर बताओ क्या बन गया? NH3 तो क्या इस N को एक ये बॉन्ड इससे बना, एक बॉन्ड H से बना और एक ये, और या इसको हम अमोनिया भी कह सकते हैं क्या? इसका नाम क्या है बताइए? अमोनिया। बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन में कितने होते हैं आउटर में? 2 6 ना। तो बताओ माही कितने की कमी है? अगर 6 है, 2 6 2 की कमी है। तो क्या ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के सामने रख दे, कहते देखो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन तुम अपने समझो, मैं क्या तुम्हारे 2 अपने समझूं? तो बोलेगा हाँ हाँ तुम भी क्यों ना अपने समझो। तो 2 इसने उसके अपने समझ लिए, तो उसने भी 2 समझ लिए। बोलो इस सर्किल में 8 हो गए क्या? अच्छा, अब इन लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है, तो क्या ये डबल बॉन्ड कहलाएगा? डबल बॉन्ड भी बन सकता है। तो अब इसे O2 बोल दिया जाए क्या? बोलो, बात समझ में आ गई? तो अभी हमने आपको क्या बताया? H2O बताया। कौन कौन सी चीजें बताई हैं? क्या मैंने H2 बताया? क्या Cl2 बताया? क्या H2O बताया? क्या CH4 बताया? और क्या बताया? NH3। और एक चीज क्या बता दी? O2। ठीक है, तो ये 6 चीजें हैं 6 मार्क्स के लिए। ये वाला मैं नहीं बनवा रहा हूँ आपको, ये भी, ये NaCl समझ में आ गया कि नहीं? ये 6 बॉन्ड्स को आपको ऐसे बनाना है। सर एक बार बता दीजिए कौन कौन। ये यही लिखा रहेगा सर Cl2 का है। Cl2। ये देखो, आप अपनी कॉपी में सारे बना लो, बना सर, ली। सर वो लिख लेंगे सर, बॉन्ड्स फॉर्म बाय शेयरिंग। कुछ नहीं करना, ये चीज बनानी है इस तरह। बनाना है। सर ये भी लिखना है क्या? H H O H। कुछ नहीं, ये भी नहीं, यही सिर्फ ये, और सर सर और नीचे वो भी लिखने पहले पड़ेगा, कुछ नहीं, कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो भी नहीं, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। सर H2 कहाँ? और सर हाँ? H2 H2 बना देता हूँ। तो H2 बनेगा नहीं, सर। सर मतलब हाइड्रोजन। कोई बात हो रहा। नहीं, ये देखो नहीं बना तो ऐसे बनाओ। अब समझ में आया कितना आसान है? कॉमन समझ में आ गई बात कि किस तरीके से करना, ठीक है कि नहीं? चलो भी मत करना। हाँ देखो, अब और अपनी कॉपी में नोट भी कर लो। बना लीजिए आराम से। सारे स्ट्रक्चर पहले कॉपी में बनाओ, क्योंकि बनाने के बाद ही बना पाओगे, ऐसे नहीं बना पाओगे। सर CH4 CH4 यानी मीथेन होती है, इसको CNG भी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
में 3 इलेक्ट्रॉन्स भेजा ना। हाँ NH4 में ये गुटका लगा दो, ये ठीक है ना, इसका उधर से ये निकल गया। 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। हाँ 3 की कमी है तो 3 शेयरिंग की, की कमी होती है फिर शेयरिंग होती है। हटा दे। चलिए शुरू करिए। चलिए सो ये हमने देख लिया कि केमिकल बॉन्ड समझ में आ गया। केमिकल बॉन्ड तो समझ में आ गया कि जब एटम्स क्या होते हैं, दे कंबाइन आइदर बाय शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिकल चेंज क्या होता है, अभी केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन समझाई, बताओ। केमिकल चेंज द चेंज विच इज इरिवर्सिबल इन नेचर, जो बदला नहीं जा सकता। केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, और इसमें क्या होता है, इट इज फॉलोड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस निकल जाए, चेंज इन कलर, चेंज इन फेज, इवोल्यूशन ऑफ हीट, चेंज इन हीट हो जाए, ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। व्हाट इज एटम? All matter is made up of very tiny particles known as एटम, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, which cannot be Subdivided. subdivided, that is called atom. What is molecule? बोलो। Molecule is having all the atoms. So हाँ बोलो। when 2 or more kinds of atoms chemically combine. ये सही है। It's a group of atoms. 2 or more atoms chemically combine with each other, chemical bond, ठीक है, बॉन्ड केमिकली कंबाइन का मतलब है कि या तो शेयरिंग से हो या फिर ट्रांसफर से हो। लेकिन अगर समझ में आया, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो शेयरिंग से ही होते हैं, और जो ट्रांसफर से बनते हैं तब तो क्रिस्टल बन जाएगा, NaCl का क्रिस्टल। समझ में आई बात की नहीं, जैसे सोडियम क्लोराइड का। ओके, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, When atom of different element chemically combined called. इतना ही पिछली बार भी बोला था, फिर इन्होंने आगे बताया, तो बोलो। When different kinds of atoms chemically combine in a fixed ratio. In a fixed ratio, then it forms molecule of compound. दो एग्जांपल दो molecule of compound के।
CO2 और H2O, these are molecule of compound. Molecule of element, So when atom of same element chemically combined, then they form compound. जैसे example H2O2. H2 और O2, these are the atoms. ठीक है. What is law of conservation of mass? पिछली क्लास में आप थे नहीं तो पिछली क्लास में पढ़ाया गया है. बोलो. Mass cannot be neither created or not destroyed in chemical reaction. हाँ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड. ठीक है. द्रव्यमान का न तो क्षय हो सकता है न ही इसका सृजन हो सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में. यही द्रव्यमान के संरक्षण करने में. मुझे लगता है आपको इंग्लिश में दिक्कत है इसलिए आप हिंदी में बोलिए क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम होते हैं. इंग्लिश में बोल दो. आप यहाँ विजिटर नहीं, आप सोचते हो कि यहाँ पर मौज मस्ती के लिए आए हो ना. विजिटर समझते हो अपने आप को. आपकी जवाबदारी है जब पढ़ रहे हो. ठीक है सर ये पॉइंट्स भी लिखने हैं क्या सर? ओके. हाँ, इतनी बात समझ में आ गई ना. पॉइंट्स लिखने हैं. नहीं इतना ही है जितना हम बता रहे हैं. सो इतनी आपको सारी चीजें पता चल गई. अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज रिएक्टेंट. रिएक्टेंट बता लोगे, ये सबसे सरल है. अच्छा और सरल पूछे, बताओ एटम होता है या नहीं. मेरे को सरल क्वेश्चन बता दिए. नाउ रिएक्टेंट्स. chemical substance which are formed by chemical reaction. नहीं बोलो. Sir, do the element move? उस participate in chemical reaction. Chemical Chemical substance. substance. What is product? This is the substance was created by the Which are formed which are formed by during the chemical reaction. Law of conservation of mass. बहुत धीमे बोल रहे हो आप. बोलो. आप यहाँ नहीं बताते हो, हम आपके फादर को नहीं जवाब दे पाते हैं. मालूम है इतना इतना बड़ा लिंक है. वो लूप पूरा हो ही ना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Sir, the mass can be either not. ठीक है. रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स. Reaction coordinates, reactants and products are combinedly called reaction coordinates. ओके. नाउ अगर मान लीजिए आपके में ये एक एक्टिविटी दी गई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की. सो इस एक्टिविटी में दिया गया है कि यदि हम x और y को मिला दें तो एक 3.1 में दी गई है. तो अगर एक टेस्ट ट्यूब में डाल के ये कोनिकल फ्लास्क कहलाता है. इस तरीके का फ्लास्क को क्या कहते हैं? कोनिकल फ्लास्क. और इसमें मैं थ्रेड से इस टेस्ट ट्यूब को लटका दूं और इसमें कुछ सोल्यूशन भर दूं और इस सोल्यूशन को क्या कहूं? Sir, page number. इस पहला पेज है X. और दूसरा सोल्यूशन इसमें भर दिया जाए Y. और दैट इज y. तो अगर x प्लस y इट इज इक्वल्स टू xy बन जाएगा. अगर मैं इसको किसी तरीके से मिला दूं तो मिक्स हो जाएगा कि नहीं. और पहले वे करूं और बाद में वे करूं. सो दैट इज सम ऑफ mass of x and y it is equals to mass of xy. This is ये क्या है कि mass of reactant is equals to mass of products. So it is what the law of conservation of mass. It is in accordance with law of conservation of mass. अब जरा देखिए कि x और y में अलग अलग चीजें दे सकते हैं. तो x में दिया है कि अगर हम x की जगह क्या ले सकते हैं और y की जगह क्या ले सकते हैं. तो उसमें दिया है x की जगह आप कॉपर सल्फेट ले लें. कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट किस तरीके का होता है? ब्लू क्रिस्टल. वो रखा है पांचवे में एक ब्लू रखा हुआ है कि नहीं क्रिस्टल. तो कॉपर सल्फेट ले लो और इसमें सोडियम कार्बोनेट ले लो. सोडियम कार्बोनेट. तो अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो कॉपर ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेंगे. तो बताओ क्या क्या नाम बनेगा? कॉपर कार्बोनेट और दूसरा क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट. मेटल का नाम पहले लिखा जाता है. तो कॉपर एक मेटल है कि नहीं? तो बोलो क्या क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट. कॉपर कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट.
सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर क्या इन दोनों का जो मास होगा वही इन दोनों का भी मास होगा? Yes, sir. लिखा है कि नहीं पहले पेज पे? नहीं दिख रहा है? तो एक्स और वाई यहाँ पे पढ़ो, कॉपर कार्बोनेट दिख रहा है ना? तो इसी तरीके से हम और भी ले सकते हैं, तो उनके मासेस सेम पाए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। Now, law of constant proportion was given by इसे Joseph Proust. that is Joseph Proust। सर लिखा नहीं लिखा नहीं, शुरू में लिखा है और नेट पे देखने से पता चल जाता है। शुरू में पहले नेट पे लिखा है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कि in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass in a chemical सर ये क्या है? substance। कौन? इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई केमिकल सब्सटेंस ले लो। क्या आप वाटर को केमिकल सब्सटेंस मानते हो? H2O को, Yes, sir. CO2 को केमिकल सब्सटेंस मानते हो? Yes, sir. ग्लूकोज C6H12O6 को केमिकल सब्सटेंस मानते हो? तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एटम्स हैं उनके जो परसेंटेज हैं या परसेंटेज है वो फिक्स्ड मास परसेंटेज है ना, या रेशो ले लो तो वो भी है। सो इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में क्या एलिमेंट्स होते हैं? जैसे H2O में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट in definite proportion by mass। यानी इसको समझे, ये क्या कहना चाहता है? इसके लिए मैं कुछ चीजें बताता हूं। जैसे H एटम ले लिया जाए, हाइड्रोजन एटम होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस एटम का क्या कुछ मास होगा? तो उस एटम का जो मास होगा उसका क्या नाम होगा? क्या एटॉमिक मास? तो उसका मास 1U होगा। U का मतलब है यूनिफाइड मास। U यहाँ क्या है? यूनिफाइड मास। जब भी किसी के आगे 1U लिख दिया जाए या U, तो 1U का कितना वैल्यू होता है? 1.66056 into 10 to the power -27 kg। यानी उसे आप kg में बदल सकते हो। H का एक एटम है, उसको अगर kg में कहो तो डेसिमल के आगे जीरो लगाते जाओ। कितने जीरो? 27, तब जाके पहला डिजिट आएगा तो आएगा। ये इस पेज पे लिखा है, ये देखो पलटो, 1U है। तो हाइड्रोजन का कितना होगा? कौन सा पेज है? 35 पेज निकालिए तो उसमें मिल जाएगा। ये इनका निकला हुआ है 35 पेज। तो हाइड्रोजन का 1U हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके आगे देखिए, अगर हीलियम है तो हीलियम का कितना हो जाएगा? 4U। और आगे बढ़ जाइए तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14U। ये आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे जो मास नंबर है वही उसका है ना। तो ठीक है, अब बताओ ऑक्सीजन का 16U। अगर U है, U की जगह ये लिख दो kg में हो जाए भाई। U है ना, U ना लिखकर आप इसे क्या लिख लो? 16 into 1.66056 और into 10 to the power -27 kg। इसको कभी भी kg में बदला जा सकता है। बताओ 4 किलो आलू का मतलब क्या ये समझती हो? 4 times 1 किलो आलू, मतलब ये तो समझती हो कि नहीं? 4 into 1U, 4 times 1 किलो आलू और 1U की वैल्यू डाल दो। बोलो है बात सही नहीं? 16U को क्या समझते हो? 16 times 1U और फिर 1U की वैल्यू डाल दो। बोलो है बात की नहीं? अच्छा, इसी तरीके से ऑक्सीजन का समझ में आ गया। ऑक्सीजन के बाद ये बताइए और किसका दिया है? सोडियम का कितना है? 23। That is 23U सोडियम, ठीक है कि नहीं? एंड नेक्स्ट इज मैग्नीशियम का कितना दिया है? 24U। एंड नेक्स्ट इज सल्फर 32U।
32U. Next is chlorine 35.5. 35.5U and next is Calcium. कैल्शियम तो 40U. तो U को हम kg में बदल सकते हैं, लेकिन एक हमने डेफिनेट एक U में एक्सप्रेस कर दिया, वो छोटी यूनिट है तो U में लिख दिया। तो अब हमारे पास इन एटम्स के क्या दिए गए हैं, अलग अलग एटॉमिक मासेस दिए गए हैं। अच्छा ये बताओ कि इस चीज को समझें, वास्तव में हमें ये डेफिनेशन समझने के लिए ये सब लिखना पड़ गया। ये बताओ कि H2O में H2O क्या इसमें दो एटम H के हैं और एक एटम O का है, जैसे अभी हम लोगों ने फार्मूला बना के देखा था। सो हैज 2 एटम्स ऑफ H एंड 1 एटम किसका है बताओ? ऑक्सीजन का। ये बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन का है। अच्छा 2 एटम H के हैं तो उनका मास कितना होगा? 2U हो जाएगा। इनका अगर मैं मास करूं तो 2U इसका और 16 और इसका रेशो बताओ, एक एटम का ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। तो अगर मैं कहूं कि अगर मास बाई मास रेशो, तो बाई मास रेशो तो H/2O, तो इनका बताओ कितना रेशो हो जाएगा? 1 ratio That is 2U by 16U हो जाएगा क्या? तो that is 1:8। बोलो ये बात समझ में आई? इनका क्या रेशो हो गया? 1:8। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो जरा आप लोग अगला पेज निकालो और उसमें लिखा हुआ है 3.4 टेबल। ये देखो और सबसे पहला देखो, सबसे ऊपर क्या 1:8 लिखा है? बोलो ये समझ में आया कि नहीं? अभी निकला 1:8 दिख गया। सो एक चीज हम लोगों ने देख ली, H2O का मैंने आपको रेशो निकाल के दिखा दिया। जैसे मैंने H2O का रेशो निकाला है तो अब एक फार्मूला लिखता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम, इसका फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम होता है और ऑक्साइड ये जो होता है ये चूना होता है, जो घर में यहाँ सब हमने बताई कढ़ाई कलर में कि यही चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है कि नहीं? तो इसमें बाई मास रेशो निकालना है। बताओ प्रत्युष, कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है? 40 और ऑक्सीजन का 16U। तो अगर हम कहें आपसे कि एलिमेंट, पहले तो आपको क्या लेना पड़ेगा? कंपाउंड लेना पड़ेगा। वो कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। और फिर उनमें जो भी चीज है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बताओ? क्या कैल्शियम है और ऑक्सीजन है? और इनका बाई मास रेशो क्या है? 16 पहले वाले का क्या 40U है और दूसरे वाले का 16U। तो 8 5 या 40 और 8 2 या 16। तो बताओ 5:2 कहीं भी लिखा है क्या कैल्शियम ऑक्साइड का? देखो आसपास कहीं यहाँ लिखा हो। अच्छा ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जरा देखो कि अगर कभी भी वाटर आपको मिलेगा, अमेरिका में मिल जाए, मार्स में मिल जाए, USA में मिल या रशिया में मिल जाए या यहीं मिल जाए जोधपुर में, क्या उसमें अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिसिटी डाल दो तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग। वाटर में आप कुछ नहीं करो, बस इसमें से 2 वायर निकाल के उसमें डाल दो, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, कुछ नहीं करना है, 2 वायर डाल दो बस। अच्छा तो अगर अब उनको आप वे करोगे तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब वजन करोगे तो ऑक्सीजन 8 टाइम्स हैवियर होगी बाई मास रेशो। तो क्या ये फिक्स्ड है? यस सर। अगर ये फिक्स्ड है तो बताओ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? इन एनी केमिकल सब्सटेंस, कौन सा केमिकल सब्सटेंस जरा पढ़ो? इन एनी केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। देख लो एलिमेंट्स है ये, एलिमेंट्स आर, लिखा है कि नहीं? एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन। कहीं आपके मन में ये डाउट तो नहीं आ रहा है कि कहीं 1:9 ना हो जाए, वहां जापान का पानी पी ले तो? कि नहीं आ रहा है? वहां का भी पियोगे तो वहां पर भी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होगा वो 1:8 का ही होगा, क्योंकि फार्मूला तो नहीं बदल जाएगा ना। क्या H3O हो जाएगा क्या जापान के पानी में? नहीं। तो
एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। जरा रिपीट तो करो देवांशी। In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. बोलो, बहुत अच्छी बात कही। अंकित आप रिपीट करिए। हाँ, किसी भी रासायनिक पदार्थ में जो तत्वों की उपस्थिति होती है उनके द्रव्यमानों का अनुपात नियत होता है। आप रिपीट करें। हिंदी एक चीज पे एक लैंग्वेज में तो कमाल। कौन सी भाषा बोलते हो? हाँ बोलो। In a chemical reaction, the elements are present in definite proportion by mass. बोलो, बात सही है, रिपीट करो। In a chemical substance, the elements are always present in a fixed proportion by ratios of mass. अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का क्या रेशो है? 5:2. H2O में H और O का क्या रेशो है? 5:8 है। इतनी बात Sir, 1:8. 1:8 है। ओके, नाउ अब हम कुछ चीजों का निकालेंगे, जैसे NH3 का निकालेंगे। और अभी को क्या क्या है पहली वाली टेबल में देखो जरा। Sir, इन्हें बस डिवाइड ही करना है। अमोनिया भाई डिवाइड ही करना है ना। अमोनिया है और क्या है? Carbon dioxide. तो इन दोनों का हम निकालेंगे। ओके, नाउ चलिए एक बार खुशबू आप भी रिपीट करोगी ये लो बोलो। In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. सो मैं अंकित आपके पास कुछ वीडियो भेजूंगा प्रीवियस वाले, तो फिर आपको हेल्प मिलेगा। मुझे लगता है प्रीवियस लिंक आपका कुछ मिसिंग हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। या फिर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। चलिए अब देखो, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? लिखो कंपाउंड, फिर दूसरा कंबाइनिंग एलिमेंट्स। से एलिमेंट होते हैं ना। एलिमेंट मतलब जब मिल जाए एक फिक्स्ड रेशो में कुछ, चाहे वो ट्रांसफर से मिले या फिर शेयरिंग से मिले, तो कंपाउंड बनेगा कि नहीं? डिफरेंट डिफरेंट। और रेशो बाय मास, रेशो बाय मास। नाउ कंपाउंड मैंने सबसे पहले H2O लिखा। इसमें कौन कौन से हैं? H और O है, और उनका रेशो क्या है? 1:2. अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड, 5:1. तो इसमें कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, तो इनका जो रेशो है वो कैसे है? 40 days to हाँ 40U, और इस टू कितना था बताओ? 16. तो वो कितना हो गया था? 5:1. 5:2। यहाँ तो सही था ना? 2U is to, तो 1:8 आ गया था कि नहीं? से डायरेक्टली लिख सकते हैं। मतलब जैसे अभी आपको NH3 का निकालना है तो NH3 का निकालो ऐसे, 40 days to 3 N और H का, N और H का, तो 14U और 3H है तो कितना हो जाएगा? 3H है, 3U। तो क्या 14:3 हो गया? अच्छा, अब CO2 का निकालो जरा। 3:8. कार्बन और कार्बन का एटॉमिक मास बताओ। कार्बन का एटॉमिक मास 12U. 12U होता है। उसमें न लिखा हो तो आप लिख लो 12U। 12U और ऑक्सीजन का बताइए। 16U. तो 32 होगा। तो अब इसको 4 से डिवाइड करो। 2 है ना, तो तो 32 होगा। ओके ओके, ये बात सही। 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32U। तो फिर 44U. तो अब 4 से डिवाइड करो। 3:8. 3:8। ओके, तो ये फिक्स्ड है ना 3:8 अगर कार्बन और ऑक्सीजन का। तो एक बार जरा मुझे फिर से बताओ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? In any element, बोलो, आप बिना देखे बोलो। So in a chemical substance, the elements are present in a definite proportion. जी, अब देखो नाउ इसके बाद अब अगले पेज पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है, ऐसे एक और टेबल बनी है, मैग्नीशियम सल्फाइड। MgS का नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फाइड। इसका क्या नाम है बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है? मैग्नीशियम सल्फाइड। जरा इसका तो पता करो। Mg और तो 23 और
mg का कितना होता है? 23 तो नहीं, 24u और सल्फर 32u। तो अब इसको भी जरा 4 से डिवाइड करो और पता करो 3/4 कितना। 3/4 अच्छा किससे किया है? 8 से कर दिया ना, 3/4। अच्छा सोडियम क्लोराइड देखो NaCl, तो सोडियम क्लोराइड में क्या क्या प्रेजेंट है? NaCl, Na का कितना होता है? 23 होता है कि नहीं? तो 23u और क्लोरीन का 25. सही है, आप तो बताने के लिए सब तो समझ गए हो। तो 23:35.5, तो ये रेशो समझ में आ गया कि नहीं? ओके यू में लिखना जरूरी है क्या? नहीं, वो तो फिर रेशो निकालेंगे हम, जो है उसको पूरा लिख ले रहे हैं, नहीं तो ये याद थोड़ी ना रहता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी हमने आपको और भी दिए हैं कि बस इतने ही दिए? जरा और देखो। ओके, तो ये चीज हम आपसे ये भी कराएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये दे देंगे और ये दे देंगे, ये नहीं देंगे। एक बार जरा देख लो सर, इसे 2:16 लिखना पड़ेगा सर। हाँ? डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या सर? नहीं, ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसी से तो पता चलेगा कि आपको एटॉमिक मास आता है। वो लास्ट वाले में 23:35 ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे लिखना डिवाइड क्या कर पाओगे? आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये डिविजिबल ही नहीं है, है ना? एक बार जरा देख लो। अब देखो इसमें कुछ चीजें कम हैं, उनको मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि पहले का नाम क्या है? डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। सो नेम डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और दूसरा क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और नेक्स्ट क्या है? नाइट्रोजन अमोनिया। वो ठीक है कि नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, वो सही है, लेकिन हम उसको ऐसे अमोनिया लिखेंगे, ठीक है कि नहीं? वाटर का तो हमने आपको बता दिया, जैसे कभी कोई पूछ ले ये क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला बताओ। Mg मैग्नीशियम सल्फाइड। हाँ, मैग्नीशियम सल्फाइड। और सोडियम क्लोरीन कैल्शियम। आइड लगेगा, जब निगेटिव होगा तो आइड लगेगा। ईएम किस में लगता है? प्लस में, और निगेटिव में आइड, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। और ये जो रेशो है ये किसके किसके हैं? क्या H:2O है? ये बोलो, क्योंकि इसके बिना फ्री ऐसा रेशो नहीं लिखा जा सकता। लिखना कैसे पड़ेगा? मतलब जैसे H:2O = 1:8। आप किसी भी तरीके से कर लो कि ये लिखना ज्यादा ठीक है, रेशो बाई मास है तो H/O का क्या है, क्योंकि कॉमा से तो रेशो नहीं आता है ना, कॉमा करके थोड़ी ना आ सकता है। नहीं, और यहाँ पे क्या करोगे बताओ? N:2H, ये क्या है? 14U और 3U नहीं लिखना पड़ेगा सर। बोलो। 14U और 3U नहीं लिखना फिर पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखोगे तो आप एटॉमिक मास, फिर वो रटने वाली बात हो जाएगी। मतलब फिर ये नहीं हमें पता चल पाएगा कि आप चीजें समझ रहे हो कि हम रटवाना नहीं चाहते हैं। हमें ये समझाना है चीजों को, क्योंकि फिर आगे फिर हमें काम लेना है ना आपसे। हमें रटाते रहेंगे तो हमारी दिक्कत है।
MgS और NaCl। ठीक है, एक टेबल फिर इससे एक्स्ट्रा भी याद हो रही ना हमारी एटॉमिक मास वाली, तो ये कर दोगे तो वो भी हमारा निकल जाएगा। तो अभी आप देख लो। सर ये नेम भी लिखना है ना? हाँ, नेम भी लिखने होंगे। चलो, आप कंपाउंड को लिख के देंगे ना? हाँ कंपाउंड रहेंगे और बाकी ऊपर का रहेगा हेडिंग टाइटल। एटॉमिक मास तो याद है ना, तो बुक बंद कर देना है। एटॉमिक मास जिससे रिफर नहीं करना है आपको। चलो बता दें। शो कर दे। बताओ। तो हमको ये बात पता चल गई कि इनका जो रेशो होता है दैट इज फिक्स्ड। नाउ इसके बाद जब ये दो लॉ दे दिए गए, पहला लॉ कौन सा था? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। नाउ इसके बाद जॉन डाल्टन ने अपनी पोस्टुलेट्स दिए कि वास्तव में एटम होता क्या है। ओके, सो ओके, सो जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या सिर्फ इसका नाम क्या होता है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये जॉन डाल्टन। सो जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी कब दी? क्या आप बुक में दिया या नोट्स में दिया हुआ है कुछ? सो ही प्रेजेंटेड 1808 मेरा जी। और केमिस्ट्री में जॉन डाल्टन का बहुत दबदबा रहा है, ये बहुत बड़े केमिस्ट माने जाते थे। नाउ सो ही अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मैटर, कोई भी मैटर हो, वेदर इट इज एलिमेंट, इट इज कंपाउंड, उन्होंने बोला, या कुछ भी हो लिखा हुआ, या मिक्सचर, कुछ भी हो, मिक्स कर दें, चीनी पानी मिक्स कर दें, मिक्सचर हो सकता है। एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, कुछ भी हो, उसमें ये सारे पॉइंट्स होंगे। कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? सो एनी मैटर, तो क्या है? सो द पोस्टुलेट्स ऑफ हिज थ्योरी, द postulates of this theory, ठीक है, are as follows। postulates क्या होते हैं? as follows, जो which needed to be proved, यानी assumptions, it is assumptions, the जो उसको प्रेजेंट करता है तो is not proving them, only representing, or it put forwards the theory. However, he is not proving those postulates, and it is needed to be proved. If these are proved, then these are categorized as laws, जैसे न्यूटन के laws। और नहीं तो postulates आपने देखे थे। और भी कोई postulates पढ़े हैं इसके पहले? यस सर। किसके? डेविड थॉमसन के। सब मैथ्स में ही है। नील्स बोर के।
जो नील बोर की जो एटॉमिक थ्योरी वो दोनों पोस्टुलेट है। नील्स बोर ने क्या किए थे? रेडिएशन वाला प्रूफ नहीं था। प्रूफ नहीं किया, बोले हमारे में घूमेगा तो रेडिएट नहीं करेगा, पोस्टुलेट नहीं हो गया बिल्कुल। न प्रूव किया ना कुछ, बोलेगा रदरफोर्ड के में घूमेगा तो रेडिएट करेगा बट हमारे में तो नहीं करेगा, ऐसे कर दिया। तो नाउ फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, जैसा कि पवन ने शुरू में बताया कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। देखो अगर चॉप के पीस को डस्टर से तोड़ती जाओ तो एक ऐसा टाइम आएगा ना उससे ज्यादा नहीं तोड़ पाओगे, वो पाउडर या फिर और पाउडर नहीं होगी। इसमें नहीं कि आइटम को भी तोड़ ले जाओगे, या आपने गेहूं को पीस के आटा बना दिया तो आप सोचो कि हम और मैदे को भी पीसती जाओगे तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, वो बस एटम तक जाकर रुक जाएगा या जो भी है, ठीक है। सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। पहला पोस्टुलेट याद रहेगा। सेकंड देखो कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, इसी का कंटिन्यूएशन है। एटम क्या है? उसने कहा ये एटम को फिर नहीं तोड़ा जा सकता, नाम ही है एटॉमियो, अनकट। सो एटम्स क्या है? एटम्स आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब अविभाज्य, जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य, ठीक है। अनडिविजिबल, तोड़ा ही जा सकता। These are indivisible particles which cannot be created, which cannot be created nor be destroyed। आपको मालूम है इनको उस समय जब 1808 में, फिर 1897 में तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, और फिर उसके बाद कितने पे 1908 में कि 9 में? 9 में प्रोटॉन की हुई, फिर 1932 में न्यूट्रॉन की हुई। कितना इसके बहुत बाद में हुआ, तो इन्हें मालूम ही नहीं था कि ये सब होते भी है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इन्होंने कहा एटम से छोटा तो कुछ नहीं होता और एटम के अंदर कुछ भी नहीं होता, ऐसे बोला। तो एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। दो पोस्टुलेट हमने बताया, अनुराग दोनों रिपीट करो। Sir, matter is made up of very tiny particles called atom. Atoms are indivisible particles which cannot be created nor destroyed. ये चीज है। थर्ड देखो, थर्ड दिया गया एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। मान लीजिए अगर मैं एक हाइड्रोजन गैस इसमें रखी हुई है, तो क्या इसके जितने भी एटम होंगे वो सब एक जैसे होंगे? HH, क्योंकि उनको उस समय आइसोटोप्स का भी तो पता नहीं था। उनको मालूम था कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्रिटियम होते हैं, उधर कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट के सारे एटम क्या उनके मासेस सेम होंगे? आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट। सो एटम्स of a given element are identical in mass। इन सबके मास एक जैसे होंगे, सबका 1U मान के चलो, सबका मास कितना है? 1U। एंड और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, ठीक है। अच्छा, बी डिस्ट्रॉयड के आगे हमने लिखा नहीं है, इन केमिकल रिएक्शन देखो ये लिखना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? शेयरिंग और ट्रांसफर। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि H2 है, तो H2 में क्या होगा बताओ? HH एटम होता है, सर रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होता है। आप ये समझ लो HH, क्या इसे H2 मान लो, और ये Cl है, तो H2 और अगर Cl2 मिले तो क्या ये बॉन्ड टूट जाए और HCl बन जाए? तो क्या 2HCl बन जाए, एक ऊपर का मॉलिक्यूल। न्यू बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है कि इट इज जैसे बिल्डिंग ब्लॉक नहीं होता है,
तो उसमें बिल्डिंग ब्लॉक तोड़ना पड़ता है क्या, अगर आपको ट्रेन से प्लेन बनाना है? वो बस रीअरेंजमेंट है। सो इन एनी केमिकल रिएक्शन एटम नहीं टूटते हैं, उनसे नए मॉलिक्यूल बना लो, दूसरे बना लो, जैसे H2O Cl2 से HCl बना लो। ऐसा तो नहीं है कि इसको तोड़ना पड़ेगा। इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, देयर इज ओनली मेरीली रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। समझ आए कि नहीं? और तीसरा पॉइंट बताओ। Atoms of a given elements are चलिए आप बताइए। Atoms of a given element are identical in mass and chemical property. यस अब अगली बात को क्या कहते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट आप यहाँ एलिमेंट पूरा नहीं लिखा हूँ। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और मान लीजिए कि मैं अब एक O का भी ले लूं, तो क्या अब इन दोनों के डिफरेंट एलिमेंट के एटम अलग अलग होंगे उनके मास? yes sir. भाई एक का 1U और एक का 16U, तो अलग अलग हो गया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, और क्या उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंस होगी? O2 से तो सांस ली जाती है, H2 से सांस ली जा सकेगी? नहीं ली जा सकेगी। तो इस तरीके से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कैसे होंगे? हैव डिफरेंट मासेस, हैव एंड और क्या होगा? क्या उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी? एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी अलग अलग होंगी। फिफ्थ देखिए, तो अलग अलग एलिमेंट के एटम का डिफरेंट मास और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे कि ये 1U मास है, तो ये 16U मास है। अब जरा देखें कि एटम कंबाइन in the ratio of simple whole number, in the ratio of simple whole number, सर बुक में स्मॉल होल नंबर लिखा है. small whole number ही है। A small whole number to form compound, to form ऐसा तो आपको नहीं समझ, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मान लीजिए H2O बन रहा है तो O हाफ, यानी होल नंबर ना लिया जब फ्रैक्शन कि O को आधा काट दिया पहले बीच से और फिर 2 ऑक्सीजन से जोड़ दिया, ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा हो पाएगा? नहीं। या कोई एटम ऐसे में आपके माइंड में आ रहा हो कि 3/2 कर दिया, 1.5 ले लिया उसका, कि उनका जो रेशो होगा वो सिंपल होगा। H2O चाहे किसी का भी हो, H2O CO2, तो बाई एटम इनका रेशो क्या है बताओ? CO2 का, कार्बन और ऑक्सीजन का बाई एटम रेशो क्या है? 1:2। और बाई मास रेशो क्या है? ये तो बाई एटम्स रेशो है और बाई मास है 12:32। अभी थोड़ी देर पहले किया कि नहीं आपने? तो बताओ 12U:32U CO2 में कह रहा हूँ, तो बताओ 4 से डिवाइड बाई एटम आपने क्या सर किया? please बाई एटम का मतलब है नंबर। 2 तरीके से रेशो होते हैं कि नंबर कितना कार्बन और ऑक्सीजन। जैसे NH3 में बताओ, NH3 में बाई नंबर क्या है 1:3 और बाई मास 40. 14:3 है कि नहीं? तो 2 तरीके के रेशो हो गए। तो सिंपल होल नंबर रेशो है सभी में कि नहीं? चाहे NH3 में भी है 1:3, CO2 में 1:2। तो यानी एटम्स कंबाइन कैसे करते हैं? इन सिंपल होल नंबर रेशो। बहुत आसान सा सवाल है कि एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं? मॉलिक्यूल बनाएंगे या तो एटम कंबाइन कर लें तो सर स्मॉल होल भाई इस स्मॉल होल नंबर कहीं ऐसे आपके मन में तो नहीं आ रहा है कि H99O35, ऐसा तो नहीं आ रहा? स्मॉल होल नंबर 1:2, 2:1, 1:3 कि बड़े बड़े नंबर मन में आ रहे हैं? बोलो, स्मॉल नंबर ही तो, अब वो भी कैसे? होल नंबर 1:2, 2:3 ऐसे ही तो आ रहे हैं कि नहीं? सो बताओ फिफ्थ पॉइंट क्या है? Atoms combine in the small ratio to form compound. Atoms combined in the ratio of small whole numbers to
to form compound. ये ज़्यादा ठीक है। स्मॉल होल नंबर भी तो बोलोगे ना, होल स्मॉल होल नंबर है, कहने के लिए होल नंबर है बट है नेचुरल नंबर। अब कोई कहते नहीं हम तो H0 करेंगे, अब तो होल नंबर लिखा है, हम तो फायदा उठाएंगे, तो कोई मतलब है? होल नंबर में तो जीरो ही आता है, लेकिन होल नंबर का केमिस्ट से क्या कहा जाए, उसे मैथ्स तो उतनी पता नहीं होती है, तो उसने वो लिख दिया तो लिख दिया। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसलिए स्मॉल होल नंबर लिखा है तो यही मान के चलो स्मॉल होल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्या है? ये द रिलेटिव नंबर, द रिलेटिव नंबर and kinds of atom, kinds of atom, ये are constant in a given compounds, are constant in given compound। जरा देखें, एक मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, ये कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। अच्छा, इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो बाई नंबर बताओ। 1:2. हाँ सही कह रहे हो, 1:2. 1:2 है। सर आपने तो नंबर पूछा। हाँ, तो रिलेटिव ये जो भी है ना, ये रेशो है रिलेटिव, एक दूसरे के रिलेटिव में, टोटल नहीं बताने, तो by atom सिंपलेस्ट। ना। हाँ, यानी रेशो बाई एटम। ये चीज क्या बताई आपने, बताओ? रेशो बाई एटम। तो ये रिलेटिव नंबर ही तो है। क्या इससे असल बात पता चल रही कि कितने कितने एटम है? नहीं पता चल रहा ना। ये पता चल रहा है कि मान लो शादी में हर एक औरत पर 2 आदमी आए थे, तो इससे ये पता चल रहा है कि कितनी औरतें मौजूद थी और कितनी आदमी। ये तो रिलेटिव हो गया ना, कि औरतें कम आई थी और आदमी ज्यादा आए थे, क्योंकि वो विस्की की पार्टी थी, तो फिर आदमी ज्यादा पहुंच गए कि विस्की मिलेगी। समझ में आई बात कि नहीं? ये बात समझ में आ गई। रिलेटिव नंबर से ये पता चल रहा है कि 6 है, नहीं पता चल रहा ना, ये चीज हो गई। तो रिलेटिव नंबर, अगर कोई कहते हैं ये जो तुम्हारा रिलेटिव नंबर है, हम तुमको ऐसा ग्लूकोज दे देंगे 1:4:5 होगा, तो तुम उसकी बात मानोगे कि झूठ, फ्रॉड मानोगे? कोई ये कह दे कि मैं H2O में जो रिलेटिव नंबर 2:1 है, तो मैं तुमको ऐसा पानी पिलाऊंगा जो 3:1 रेशो का होगा, सही है? फ्रॉड होगा कि नहीं? तो ऐसा होगा। तो रिलेटिव नंबर फिक्स होता है ना किसी भी कंपाउंड में, बोलो। अच्छा, और काइंड्स ऑफ एटम, वो कहते तुम्हारे ग्लूकोज में CH और O है, और हम ऐसा ग्लूकोज देंगे उसमें नाइट्रोजन भी होगी, फास्फोरस भी होगी, ऐसा बना पाएगा? वो कहते हम ऐसा वाटर बना देंगे कि वो N2O होगा, ऐसा होगा ही नहीं। रिलेटिव नंबर भी नहीं बदला जा सकता और काइंड्स ऑफ एटम भी नहीं बदले जा सकते, ना नंबर बदला जा सकता है, और यही एटम रहेंगे ग्लूकोज में। और कोई कुछ बोल रहे हम और रख देंगे तो वो भी नहीं। तो बताओ 6 पॉइंट क्या है? The relative number and kinds of atom are constant in a given compound. तो फिफ्थ क्या है? Atoms combine in the ratio of small whole number to form compound. तो फोर्थ क्या है? फोर्थ Atoms of different elements have different masses and different chemical properties. थर्ड Atoms of same elements are identical by its masses and chemical properties. सेकंड Atoms are individual particles which cannot be created or destroyed in chemical reaction. फर्स्ट All matter is made up of very tiny particles known as atoms. चलो इतना बता दिया, मैं फिफ्थ भी पूछूंगा। फिफ्थ नहीं यार। कोई बात। फिफ्थ Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. 6 The relative number and the kinds of atoms are constant in a given compound. सही है। 6 The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. फिफ्थ Atoms combine in ratio of small whole numbers to form a compound. फोर्थ Different atoms of different elements have different mass and different chemical properties. थर्ड Atoms of same element have same mass and same chemical properties. सेकंड
atoms are indivisible particles which can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. फर्स्ट All matter is made up of small tiny particles called atoms. फिफ्थ पूछेंगे, फिफ्थ बताओ. Atom combine in the small whole number to form compound. सिक्स पूछना है, सिक्स. Six, अच्छा, सिक्स बता. Sir, the relative number and parts of atom are constant in a given compound. ओके, सिक्स बताओ. Sir, the relative number are kinds of atoms. आप बताओ. हमारी दिक्कत कर देते हो. पापा का फोन आता है तो हमारा बीपी बढ़ जाता है. याद कर लिया करो. बोलो. The relative number of and kinds is वो कहते हैं पैसा तो पूरा देते हैं, फिर राहुल पूरे नंबर क्यों नहीं लाता? मैं क्या जवाब. मैंने पैसा तो सब पूरा लेते हो और राहुल के पूरे नंबर नहीं आ रहे हैं. Sir, कार्तिक से हाँ, बोलो. कार्तिक को पूरा याद है. हाँ. बोलो. सिक्स. the relative number and kind of atoms combined constant in one goal. नहीं. बोलो कुछ. Given compound. The relative number and तभी ये लोग कह रहे थे कार्तिक से पूछो. relative number and kinds of ठीक है, इतना ही रखो. thank you Thank you, sir. sir. Sir, फिर टेस्ट चल रहे हैं हमारा ऑनलाइन टेस्ट. ऑनलाइन हम आपको मैसेज दे देंगे, पापा फोन करेंगे और हम वही पेपर आपके में सेंड कर देंगे. वो कंडक्ट करेंगे तो वो भेज देंगे और मैं उसी में फोन पे चेक करके आपको भेज दूंगा. क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, फिर आप पापा के सामने टेस्ट करो. सर, आप टेस्ट के बाद भेज देना पेपर फिर मैं. टेस्ट के बाद उसी टाइम जब भी टेस्ट होगा 10 बजे जो होता है ना. ठीक है. थैंक यू सर. आप कब जा रहे हो छुट्टी? सर, कल कितने दिन की? 2 हफ्ते सर. ठीक है, फिर क्लास लेते रहना. यस सर. ओके, थैंक यू प्रार्थना.